हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक नए चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 2, जो आपकी विज्ञान की बुक का दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लासेस में हमने पहले चैप्टर को कवर किया था। यदि मैं आपको क्विक रिवाइज करवाऊं उसके बारे में, तो उसमें हमने ये देखा था कि चैप्टर उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं और कुछ नहीं बल्कि हमारी दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं हैं, उनको ही हम रासायनिक रूप में लिख लेते हैं, समीकरण रूप में लिख लेते हैं, है ना। जैसे हमने काफी सारे उदाहरण देखे थे। एक जो फेमस उदाहरण है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, वो ये है कि बिना बुझे चूने की जल के साथ अभिक्रिया करा के बुझा हुआ चूना हमको प्राप्त होता है, और उसके बाद जब वो सफेदी उसको दीवार में कर लेते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता था। स्टूडेंट, हमने इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शन देखी, और दैनिक जीवन में हमने कुछ रिएक्शन जैसे अपचयन उपचयन जैसी घटनाओं को दैनिक जीवन में देखा। हमने उसमें समझा कि संक्षारण और विकृत गंधिता क्या होते हैं। तो ये तो रही चैप्टर 1 की बात। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। रसायन विज्ञान का ही चैप्टर है, केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। इसमें हम अम्ल, क्षार एवं लवण को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अम्ल, क्षार एवं लवण को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूं कि जैसे हम लोग घर में कई बार कुछ खाने पीने की चीजें होती हैं, जैसे नींबू होता है, या फिर कोई खट्टा फल होता है, या फिर संतरा होता है। हम उसको जब टेस्ट करते हैं तो उसका स्वाद कैसा आता है स्टूडेंट्स? उसका स्वाद आता है खट्टा। यदि किसी दूसरे प्रकार के पदार्थ की बात की जाए कि जैसे जिनका स्वाद कड़वा होता है, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं, तो स्वाद के आधार पर पिछली क्लासेस में हमने देखा था, स्वाद के आधार पर मैं पदार्थों में भेद कर सकता हूं, उन्हें अम्ल या क्षार कह सकता हूं, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है अब तक। तो हमने ये पढ़ा है कि जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उन्हें हम अम्ल कहते हैं, और जिनका स्वाद कड़वा होता है उन्हें हम क्षार कहते हैं, क्षारक कहते हैं। ठीक है। मतलब कि सपोज आपने किसी मतलब साबुन जब आप यूज करते हैं, तो साबुन यूज करते वक्त कभी यदि आपने टेस्ट कर पाए होंगे, साबुन को गलती से आपके मुंह में चले गया होगा और आप टेस्ट कर पाए होंगे, तो आपने महसूस किया होगा कि उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। यानी कि साबुन क्या है? एक क्षारक है। आपको ये जो टेस्ट वाली बात है, ये स्वाद वाली जो बात है, ये हम सिर्फ प्राकृतिक चीजों पर, जो हमारे घर में खाने पीने की चीजें हैं, इस पॉलिसी को हम, इस बात को हम सिर्फ उन्हीं के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब लेबोरेटरी में ऐसा नहीं होगा कि आप लैब में गए हुए हैं और वहां पर बहुत सारे आपके पास रिएक्टेंट्स रखे हुए हैं, बहुत सारे पदार्थ रखे हुए हैं, बहुत सारे अभिकारक रखे हुए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए इनमें से कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार। तो आप वहां पर उस टाइम ये टेस्ट करके सबको चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वे अम्ल और वे क्षार क्या हो सकते हैं? हानिकारक भी हो सकते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो टेस्ट नहीं करना है। जो प्राकृतिक खाने वाली चीजें होंगी उनके बेसिस पर आप ये कह सकते हैं, लेकिन जिनको हम खा नहीं सकते हैं, जो कि रासायनिक पदार्थ हैं, जो कि हानिकारक हैं, लेबोरेटरी में किसी भी प्रकार के पदार्थ को आपको टेस्ट नहीं करना है, आपको अपनी जीभ पर नहीं रखना है। वहां पर आप इस बात को अप्लाई करेंगे कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वहां पर हम दूसरी चीज को अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल हमने एक गुण देखा है अम्ल एवं क्षार का, उसको हम लिख लेते हैं, और यहीं से हम अम्ल और क्षार की परिभाषा भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम दो बातों को डिस्कस करते हैं कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। क्षारक कह लेते हैं अभी, इसके बाद हम क्षारक और क्षार में डिफरेंस जो होता है वो भी क्रिएट करेंगे, वो भी देखेंगे। अम्ल हमने बोला, इनका स्वाद कैसा होता है? स्वाद में खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट। ओके। और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके बाद अब ये वाली बात आती है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि स्वाद, जिन चीजों को हम, जिन पदार्थों को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक हैं, उनको हम कैसे पता लगाएं कि वो अम्ल है या क्षार है। तो उनके लिए हमारे पास एक सूचक होता है, एक इंडिकेटर होता है, जो कि इंडिकेट कर पाता है कि इसमें हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार। वो डिपेंड करता है उस इंडिकेटर की
प्रकृति के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हम एक जो फेमस इंडिकेटर यूज करते हैं उसका नाम है लिटमस। तो लिटमस एक ऐसा सूचक है जो कि दो नीले और हरे रंग का होता है। तो यदि कोई पदार्थ अम्ल होगा, अम्लीय होगा, वो लिटमस के साथ उसके विलयन को लिटमस उसके विलयन में लिटमस को डुबाएंगे, नीले लिटमस को, तो वो लाल हो जाएगा। तो ये भी हमको इसकी परिभाषा याद रखनी है कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं कौन? वो लाल कर देते हैं कौन? अम्ल। और क्षार में उल्टा हो जाएगा, ये क्या करेंगे, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो नीला कर देते हैं, तो ये हो गए। तो डेफिनेशन अब यहां से बना सकते हैं आप, आपको बस ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। अम्ल की परिभाषा कैसे देंगे? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं एवं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस के रंग को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दूसरी तरफ क्षारक वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं एवं लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। यहां पर आप एक बात ध्यान देना, यदि पदार्थ सॉलिड स्टेट में है, सपोज कोई पदार्थ आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये अम्ल है या क्षारक है, और आपके पास दो लिटमस पेपर पड़े हुए हैं, नीला और लाल, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है कि आपके पास दो लिटमस है, एक नीला है एवं एक लाल है, और आपके पास पदार्थ दे रखा है, कोई भी एक दो पदार्थ दे रखे हैं जो कि ठोस अवस्था में है। अब ठोस पदार्थ है तो ठोस पदार्थ से आप लिटमस पेपर को टच करेंगे, लिटमस पेपर को संपर्क में लाएंगे, तो वो रंग परिवर्तन नहीं करेगा। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि विलयन होना चाहिए, हमको विलयन का प्रयोग करना है। जो भी पदार्थ हमको चेक करना है कि वो उसको उसमें लिटमस को डिप करना है, मतलब कि उसका विलयन बनाना है, उसको जल में घोलना है हमें पहले, ठीक है। तो यदि विलयन होगा तभी हम ये टेस्ट कर पाएंगे, ठोस पर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि विलयन। अच्छा, यदि आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि क्षारक लाल लिटमस को डैश कर देते हैं, तो आप कहेंगे क्षारक के जो विलयन होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये हमने अभी अभी पढ़ा था। लेकिन क्षारक जो है ये नीले लिटमस पर यदि सपोज आपके पास दो पात्र हैं और आपको पता नहीं है उसमें से कौन अम्ल है कौन क्षार है, ठीक है। आपके पास लिटमस पेपर दे दिया गया है और नीला लिटमस पेपर दिया है, तो यदि वो क्षार हुआ तो आपको उसमें लाल लिटमस डालना पड़ेगा, तभी तो रंग नीला होगा। लेकिन अगर आप नीला लिटमस उसमें डालेंगे तो क्या होगा? तो नीला लिटमस आप उसमें डालेंगे तो वो नीला ही रहेगा, ठीक है। मतलब आपको लाल लिटमस का चेंज होगा नीले में, तभी पता लगेगा कि ये क्षारक है, और नीला लिटमस लाल में चेंज होगा तभी पता लगेगा कि ये अम्ल है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको रखना है जब आपको ये एक्सपेरिमेंट करने को कहा जाता है। एग्जाम होगा जब आपका प्रैक्टिकल का, तो वहां पर ये बातें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये बात ध्यान हो गई अम्ल और क्षार की परिभाषा। इसके बाद हम एक नई चीज पढ़ते हैं जो कि है सूचक। अभी हम लिटमस को पढ़ेंगे कि लिटमस क्या है। तो सूचक में नंबर 1 हम जिसको पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप के सूचक होते हैं। कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं, ठीक है, कुछ सिंथेसाइज होते हैं, संश्लेषित। तो लिटमस के बारे में सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि यह प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है, मतलब नेचुरल इंडिकेटर है, नेचर में रहता है। ये लिटमस को हम, एक पौधा होता है उसका नाम होता है, लिटमस को हम लाइचेन नाम के पौधे इससे बनाते हैं, ठीक है। तो लाइचेन नाम के पौधे से हम लिटमस को बनाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो ये होता है ये बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का रंजक, ओके। ये बातें आपको लिटमस के बारे में ध्यान रखनी है। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है या संश्लेषित सूचक है। लिटमस को कौन से पौधे से बनाया जाता है, ठीक है। तो लाइचेन नाम के पौधे से हम लिटमस को बनाते हैं, लिटमस पेपर को। बैंगनी रंग का होता है, उसके बाद हम इसको नीला लिटमस और लाल लिटमस बनाते हैं, आगे क्लासिफाई करते हैं। तो लिटमस के बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा लिटमस के बारे में। अब हम एक
कुछ और प्राकृतिक सूचकों की बात करते हैं, जैसे कि हम जो घरों में भी एक पदार्थ को यूज करते हैं अपने खाने पीने के सामान के रूप में, वो है हल्दी। हल्दी का रंग कैसा होता है स्टूडेंट्स? हल्दी होती है पीले रंग की, है ना। तो जब हम कई बार हमारे व्हाइट क्लोथ्स होते हैं, सफेद कपड़े होते हैं, तो जो हम खाना खा रहे होते हैं तो उस पर सब्जी या दाल के दाग लग जाते हैं, तो वो येलो कलर के दाग होते हैं। अब जब हम उन दागों को निकालने के लिए उन कपड़ों को धोते हैं तो सबसे पहले हम उनको साबुन लगाते हैं, ठीक है। और साबुन, आपको पता है साबुन क्या है? क्षारक होता है। तो ये हल्दी क्षारक से क्रिया करके ये पीला कलर जो है ये लाल भूरे रंग में या भूरे लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है। जो दाग का कलर है वो अब कैसा हो जाएगा? लाल भूरे रंग का हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हल्दी भी क्या है? एक सूचक है, इंडिकेटर है। ये अम्ल और क्षार के संपर्क में आने में इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यही तो काम सूचक का होता है। जैसे लिटमस क्या था? नीला लिटमस लाल हो जा रहा था क्योंकि वो सूचक है। अम्ल के संपर्क में आने में नीला लिटमस लाल हो जा रहा था। ऐसे ही ये क्षारक के संपर्क में आने में पीली हल्दी जो है वो लाल भूरे रंग की हो गई, ठीक है ना। जब आप इसे और पानी से धोते हैं, जब आप इसे पानी से धोते हैं तो ये कलर वापस से येलो कलर का हो जाता है, यानी वापस से ये हल्दी के रंग का हो जाता है। इसका लाल भूरा रंग जो है ये गायब हो जाता है। तो इस यहां हमने देखा कि हल्दी भी क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक की तरह काम कर रही है। और भी कुछ प्राकृतिक सूचक हैं, इनके नाम आपको याद कर लेने हैं। जैसे लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है, इसके अलावा पेंटूनिया, ठीक है, आदि। ये कुछ जो है ये प्राकृतिक सूचक हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ सिंथेटिक यानी संश्लेषित सूचक आते हैं जिन्हें हम बनाते हैं लेबोरेटरीज में। तो इसके बाद आता है संश्लेषित सूचक। तो ये संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? जैसे एक संश्लेषित सूचक का नाम है मेथिल ऑरेंज, एक है फेनोफ्थलीन, ठीक है, आदि। ये क्या है? संश्लेषित सूचक हैं, यानी इन्हें हम लेबोरेटरीज में बनाते हैं। तो ये कुछ संश्लेषित सूचक हो गए, कुछ प्राकृतिक सूचक हो गए। और लिटमस के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। लिटमस भी क्या है? प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि ये लाइचन नाम के पौधे से इसको बनाया जाता है। इतना पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स कुछ गंधीय सूचक भी होते हैं। तो गंधीय सूचक क्या होते हैं? जिन्हें हम जो हमको गंध से, ये तो हम कलर चेंज करके दिखा रहे हैं ना कि इसमें कलर चेंज हो रहा है, तो हमें पता लग रहा है कि ये सूचक का काम कर रहा है कि कोई चीज क्षार है। या लिटमस में नीला लिटमस लाल होगा तब हमें पता चलेगा कि जो चीज हमने इसमें, जो विलयन इसमें उपयोग किया गया है वो अम्ल है। लेकिन कुछ गंध से, मतलब हमको स्मेल करके कुछ चीजों का पता लगा देंगे, कुछ सूचक इस प्रकार के होंगे, तो उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आते हैं कि अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये अभिक्रिया करते हैं। तो इनके अभिक्रिया या फिर इनके रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में आप में एक गुण देखेंगे, सबसे फर्स्ट जो है वो ये है कि जब अम्ल या क्षार की क्रिया हम कराते हैं किसी धातु के साथ तो लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। लवण क्या हुए इसमें? आप लवण एक नया पदार्थ सुन रहे होंगे। तो लवण एक प्रकार का यौगिक है जो कि इस अभिक्रिया में बनता है। लवण के बारे में हम और चीजें इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे
और आगे आने वाली अभिक्रियाओं में भी काफी बार लवण का जिक्र होगा। तो लवण को हम सॉल्ट कहते हैं और ये एक बाई प्रोडक्ट होता है, एक यौगिक होता है जो इस अभिक्रिया में बनता है। तो अभिक्रिया में पहले लिख लेता हूँ किस प्रकार से होगी, उसके बाद कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी देंगे। तो एक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है, अम्लीय क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त होती है। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि ये हाइड्रोजन गैस जो है, इसकी प्रॉपर्टी मतलब कैसे आप पता लगाएंगे कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है। तो अभिक्रिया में बनने वाली हाइड्रोजन गैस को साबुन के बुलबुलों में प्रवाहित किया जाता है। साबुन के बुलबुलों से होते हुए ये गैस क्या होती है, छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में हवा में उठने लगती है। जैसे आप देखते होंगे कि मार्केट में कई बार हम साबुन के बुलबुले बना करके और उन्हें हवा में उड़ाते हैं, कुछ इसी प्रकार से हाइड्रोजन गैस जो है साबुन गैस के बुलबुलों में ऊपर ऊपर उठने लगती है। जब इन बुलबुलों के समीप आप जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो ये जैसे पटाखे की आवाज के साथ ये फटेंगे, तो हमें तब पता लगेगा ये हाइड्रोजन गैस है। आपको इस प्रकार से क्या है कि जो गैसेस किसी अभिक्रिया में मुक्त होती है, किसी अभिक्रिया में गैस निकलती है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी है कि जलती हुई मोमबत्ती जब इसके सामने लाई जाती है तो ये पट पट की ध्वनि के साथ फूटती है या फिर आवाज करती है। तो एक अभिक्रिया इसमें लिख लेते हैं, एक क्षार है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जब धातु के साथ करते हैं, सपोज हम जिंक धातु के साथ कर रहे हैं इसकी अभिक्रिया, तो यहां पर एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, यही पदार्थ जो है ये लवण है। यहां पर इसका मैं नाम लिख लेता हूं, जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। यहां पर आप नोट में लिखेंगे हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों के सामने जलती हुई मोमबत्ती लाने से ये पटाखे जैसी ध्वनि है ना, फट फट की ध्वनि के साथ उड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो बबल्स आपको दिखेंगे वो उनके सामने आप यदि जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो ये पटाखे जैसी ध्वनि आएगी उसमें और वो फूटने लगेंगे। तो ये अभिक्रिया आपके समझ में आई होगी। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अम्लीय क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया करा करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। और हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे करनी है, इस प्रकार से करनी है। जो पदार्थ बना सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अभी आगे की अभिक्रिया में जैसे हम एल्यूमिनियम धातु के साथ कराएंगे अभिक्रिया, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और इसमें हम ये कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया होगी, जिंक की जगह एल्यूमिनियम हम यदि यूज करें तो। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। तो आपको मतलब यहाँ पे धातु चेंज करनी है और अभिक्रिया भी चेंज हो जाएगी। और एक बात आपको ये ध्यान देनी है कि ये अभिक्रिया जो है सभी प्रकार की धातुओं में नहीं होती है। तो इस बात को भी नोट में लिख लेंगे, नोट 1, सभी धातुओं के साथ यह अभिक्रिया
संभव नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हम अभिक्रिया, इनके रासायनिक गुणधर्म समझ रहे हैं कि क्या किस किस प्रकार से इनकी अभिक्रियाएं होंगी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका रासायनिक गुण देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं? धातु कार्बोनेट मतलब कोई धातु ले लीजिए, जैसे कैल्शियम, तो कार्बोनेट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होगा, जैसे सोडियम है, तो सोडियम का कार्बोनेट कैसे लिखेंगे? Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे लिखेंगे? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फिलहाल हम इसी को ही लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक बार हम अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाएंगे, एक बार अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएंगे। तो देखते हैं अभिक्रिया में क्या बनता है। तो आपको पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब जब हम ये अभिक्रिया करेंगे, शॉर्ट में लिख लेते हैं धातु कार्बोनेट। ठीक है, अभिक्रिया का शब्द रूप लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब इनकी अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है तो लवण बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है तथा जल बनता है। यहां पर फिर से गैस मुक्त हुई, इस गैस की टेस्टिंग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की टेस्टिंग भी आपको याद रखनी है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्टिंग क्या होगी। नोट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे। चूने के पानी में प्रवाहित करने पर सफेद अवक्षेप बनता है। अवक्षेप हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, जब हमने अवक्षेपण अभिक्रिया देखी थी तो वहां पर हमने देखा था अवक्षेप क्या होते हैं। अवक्षेप अविलेय पदार्थ होते हैं एक प्रकार के, जो कि घुलते नहीं है, विलयन में घुलनशील नहीं होते हैं। और इसके बाद यदि मैं इस गैस को अधिकता में प्रवाहित करने पर यह घुलनशील हो जाता है, यह विलयन में घुल जाता है, यह जल में विलेय हो जाता है। तो अभी आपको सिर्फ हमने टेस्टिंग लिखी है इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया को पूरी तरीके से हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, जो भी अगली क्लास होगी। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग हमने किस प्रकार से करी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्टिंग किस प्रकार से करी, और जो हमने ये टेस्टिंग करी है इससे रिलेटेड हम समीकरण जो है, समीकरण अगली क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर को आप दोबारा देखने के लिए डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, और हम मिलते हैं एक अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।